रूम में असल में क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मन में आता है ना? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श यानी काउंसलिंग की इस पूरी संरचित प्रक्रिया को हम कुछ बेहद प्रामाणिक अकादमिक सामग्रियों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी चर्चा काफी ज्ञानवर्धक और दिलचस्प होने वाली है। आइए देखते हैं कि हमारा ये आज का विश्लेषण किस आधार पर टिका है। हम इग्नू द्वारा प्रशिक्षित पेशावरों के लिए तैयार किए गए मूलभूत दिशा निर्देशों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रशिक्षित काउंसलरों की जो भारी कमी है, उसे देखते हुए ये जानकारी आज के समय में सच में बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। हम इस पूरी यात्रा को 6 मुख्य पड़ावों में बांटेंगे: काउंसलिंग की ज़रूरत, सही जगह का चुनाव, समय का प्रबंधन, खामोशी का मतलब समझना, भावनाओं को संभालना और आखिर में अंतरण और निर्भरता जैसी जटिल स्थितियां। कमरे की भौतिक व्यवस्था से लेकर किसी के मन की उलझनों को सुलझाने तक का ये सफर बहुत कुछ सिखाता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती से, परामर्श की आवश्यकता और उससे जुड़ी हिचकिचाहट। काउंसलिंग एक पेशेवर सेवा तो है, लेकिन अक्सर लोग इसमें शामिल होने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं या सीधे तौर पर प्रतिरोध करते हैं। असल जिंदगी में लोग आत्मनिरीक्षण से यानी खुद के अंदर झांकने से कितना बचते हैं, ये सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एक शराबी की पत्नी इस बात को मानने से इनकार कर दे कि उसके पति की आदतों का उस पर बुरा असर हो रहा है, या फिर कोई पिता अपने बेटे की हर गलती का पूरा दोष सिर्फ बुरी संगति पर डाल दे। ऐसे हालात में किसी इंसान को थेरेपी के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए काउंसलर को गजब के धैर्य और व्यवहार कुशलता की जरूरत होती है। अब मान लीजिए कोई काउंसलिंग के लिए राजी हो गया। इसके बाद क्या? इसके बाद बारी आती है उस जगह की जहां थेरेपी होनी है, और इसके नियम काफी सख्त होते हैं। सबसे जरूरी बात, थेरेपी कभी भी घर या किसी कैफे जैसी सार्वजनिक जगह पर नहीं हो सकती। इससे पूरी प्रक्रिया की गंभीरता ही खत्म हो जाती है। इसके लिए एक क्लिनिक या अस्पताल जैसी औपचारिक जगह चाहिए, जहां कोई दखलंदाजी ना हो। प्राइवेसी या निजता इतनी अहम है कि इसके बिना कोई भी इंसान कभी खुलकर अपनी बात कह ही नहीं पाएगा। और हाँ, बैठने का तरीका भी आमने सामने, एक ऐसी आरामदायक दूरी पर जहां से एक सुरक्षित संवाद बन सके। फीस को लेकर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन मुफ्त काउंसलिंग अक्सर फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। स्रोत बताते हैं कि जब तक कोई आर्थिक दाव नहीं लगा होता, यानी जब तक पैसे नहीं लगते, तब तक इस पूरी प्रक्रिया को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। जगह के बाद दूसरी सबसे सख्त चीज जिसे कंट्रोल किया जाता है, वो है समय। थेरेपी में समय की रूपरेखा भी जगह जितनी ही अहमियत रखती है। 40 से 50 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक मानक काउंसलिंग सत्र का बिल्कुल सटीक समय है। इससे कम समय रखा जाए तो बात पूरी नहीं हो पाती और असर नहीं होता, और अगर इसे इससे ज्यादा लंबा खींचा जाए तो वो काउंसलर और क्लाइंट दोनों के लिए उबाऊ हो जाता है। सत्र कितनी बार होंगे, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कितनी गंभीर है। अगर कोई बड़ा संकट है तो ये रोजाना भी हो सकते हैं। शुरुआती दौर में अक्सर हफ्ते में 2 या 3 बार की जरूरत पड़ती है। पुरानी या लंबी समस्याओं के लिए हर हफ्ते एक सत्र सही रहता है, और फिर जैसे जैसे स्थिरता आने लगती है, ये दूरी बढ़कर 15 दिन या महीने में एक बार हो जाती है। जगह और समय तय होने के बाद असली काम शुरू होता है 2 इंसानों के बीच की बातचीत का। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर इस बातचीत की शुरुआत बिल्कुल सन्नाटे से होती है। ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि एक सक्रिय मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसे डिकोड करना सबसे बड़ा काम है। हो सकता है इंसान भावनाओं में पूरी तरह बह गया हो, या उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी बहुत गहरी बात पर सोच रहा हो, या काउंसलर से किसी पक्के आश्वासन का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी तो ये काउंसलर या इलाज के प्रति गुस्से या विरोध का संकेत भी होता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? इस सन्नाटे को तुरंत भरने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उन्हें सोचने का पूरा वक्त देना जरूरी है, या फिर बहुत ही नरमी से बस इतना पूछा जा सकता है, आप क्या सोच रहे हैं? ये एक छोटा सा सवाल बर्फ पिघलाने और संवाद को वापस पटरी पर लाने का बेहतरीन तरीका है। अब खामोशी से बिल्कुल दूसरे छोर पर चलते हैं। कई बार थेरेपी में एकदम से भावनाओं का उबाल आ जाता है, जैसे कि जोर से रोना या चिल्लाना। ऐसे मौकों पर एक बहुत ही जरूरी नियम है। काउंसलर को कभी भी तुरंत ये नहीं कहना चाहिए कि अरे मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं।
इसके बजाय उन आंसुओं को खुद ब खुद सूखने देना चाहिए, क्योंकि असल में किसी के सामने रो पाना इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो इंसान आप पर भरोसा करने लगा है। इसी तरह अगर कोई गुस्से में चिल्ला रहा है तो उसे चुप करा के उसकी भावनाओं को दबाना गलत है। इसका सबसे सही तरीका है पूरी सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देना, ये जानने की कोशिश करना कि आखिर किस खास बात ने उन्हें इतनी गहरी ठेस पहुंचाई है। इससे उनका विश्वास और भी पक्का होता है। लेकिन हाँ, एक पेशेवर दायरा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर ये भावनाओं का उफान कुछ ज्यादा ही बनावटी या नाटकीय होने लगे, या ऐसा लगे कि इससे इलाज की दिशा ही भटक रही है, बस उसी स्थिति में, और वो भी पूरी विनम्रता के साथ, हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। अब हम थेरेपी के उस चरण में आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। ये तब शुरू होता है जब शुरुआती राहत या वो जो एक कल्पना की उड़ान होती है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा क्लिनिकल खतरा सामने आता है, जिसे मनोविज्ञान में ट्रांसफरेंस या अंतरण कहते हैं। ये वो स्थिति है जब इंसान अपनी सारी भावनाएं काउंसलर पर ही थोप देता है। वो उन्हें या तो अपना मसीहा मान लेता है या फिर अपना सबसे बड़ा दुश्मन। इस चीज से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक निष्पक्ष और सही इलाज के रास्ते में सीधे तौर पर रुकावट डालता है। इसी से जुड़ी एक और स्थिति है निर्भरता। शुरुआती दिनों में थोड़ा बहुत काउंसलर पर निर्भर होना एकदम सामान्य बात है, लेकिन अगर ये एक पक्की बैसाखी बन जाए जहां इंसान हर छोटे फैसले के लिए काउंसलर का मुंह ताकने लगे, तो ये बहुत जहरीला रूप ले लेती है। अगर स्थिति असहनीय होने लगे तो इसकी तुरंत समीक्षा करनी पड़ती है, ताकि संतुलन फिर से वापस आ सके। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। अगर एक काउंसलर का अंतिम लक्ष्य उस इंसान को आत्मनिर्भर बनाना है, तो वो कौन सा बिंदु है जहां उनकी गहरी सहानुभूति मदद करने के बजाय उनके सच्चे उपचार में ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है? मदद का हाथ बढ़ाने और एक अस्वस्थ निर्भरता पैदा करने के बीच की ये लकीर सच में बहुत बारीक है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।